बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के एमसीक्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू ऑफ पैरानेजल साइनस एक्सरे इज। तो जो ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू होता है उसको वाटर व्यू बोलते हैं। ओके, और जो ये ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू है ये कौन कौन सी कंडीशन के अंदर करते हैं? ये साइनोसाइटिस में करते हैं, एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस और एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। इस केस में हम क्या करते हैं? वाटर व्यू लेते हैं, ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू लेते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। लेकिन जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? वो सीटी स्कैन होता है। ठीक हो गया? ओके, सीटी स्कैन होता है। दोबारा बता देता हूँ कि जो ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू या वाटर व्यू ये आप दो कंडीशन के अंदर करते हैं, मेनली एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस और एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस हो गए। और एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में लैटरल व्यू भी देख लेते हैं। इसके बाद है पार्शल एंड द फुल क्लोयर। पार्शल को हम बोलते हैं, ओके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्शल को बोलते हैं मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन, और जो फुल क्लोयर है उसको बोलते हैं यंग्स ऑपरेशन। और ये किस कंडीशन के अंदर करती है? एट्रोफिक रीनाइटिस में करती है। एट्रोफिक रीनाइटिस क्रॉनिक रीनाइटिस की टाइप होती है। अब जो रीनाइटिस होता है एक्यूट और क्रॉनिक होता है। ओके, ठीक हो गया? एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनाइटिस है। एक्यूट की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, क्रॉनिक की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। हमारा मेन फोकस होगा क्रॉनिक। वैसे एक्यूट की कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक होता है वायरल रीनाइटिस, ओके, दूसरा होता है बैक्टीरियल रीनाइटिस और तीसरा होता है इरिटेटिव रीनाइटिस। जो वायरल रीनाइटिस होता है वो भी 3 कैटेगरी का होता है। नंबर 1 कॉमन कोल्ड, जिसको कोराइजा कहते हैं। कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस, पिकोना वायरस, राइनो वायरस से होती है। जबकि इन्फ्लुएंजा रीनाइटिस ये इन्फ्लुएंजा वायरस ABC से होती है। जबकि तीसरी कैटेगरी है रीनाइटिस विद एक्जेंथीमा, तो ये मीजल्स, रुबेला और चिकन पॉक्स की वजह से होती है। बैक्टीरियल रीनाइटिस को 2 में डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक है उसमें डिप्थीरिया आ जाता है। ओके, और तीसरी कैटेगरी है इरिटेटिव, जो अमोनिया, डस्ट, स्मोक, फॉर्मलिन, एसिड फ्यूम्स की वजह से होती है। ठीक हो गया? ओके, या फिर जो ट्रोमा है वो नेजल म्यूकोजा के ऊपर इन्फ्लिक्टेड है ड्यूरिंग इंट्रानेजल मैनिपुलेशन। फॉर एग्जांपल FB को निकाल रहे थे तो इरिटेशन की वजह से रीनाइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये था एक्यूट रीनाइटिस। जबकि क्रॉनिक रीनाइटिस को 5 में डिवाइड करते हैं। क्रॉनिक सिंपल रीनाइटिस, हाइपरट्रॉफिक रीनाइटिस, एट्रोफिक रीनाइटिस, रीनाइटिस सीका, रीनाइटिस कैजियोजा। ओके, ठीक हो गया? हमारा जो मेन फोकस है वो एट्रोफिक रीनाइटिस है। एट्रोफिक रीनाइटिस क्रॉनिक रीनाइटिस की टाइप होती है। क्रॉनिक का मतलब है कि 12 हफ्ते से ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है। और क्रॉनिक रीनाइटिस यानी एट्रोफिक रीनाइटिस का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो कैजियोजा और सीका होता है। ठीक हो गया? एट्रोफिक रीनाइटिस क्रॉनिक रीनाइटिस है जिसमें एट्रोफी होती है नेजल म्यूकोजा की। ठीक हो गया? ओके, तो जो एट्रोफिक रीनाइटिस है उसको उजाइना भी कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, नेजल म्यूकोजा टर्बिनेट बोन की एट्रोफी होती है। ओके, और इस एट्रोफी की वजह से नेजल कैविटी काफ़ी ज़्यादा रूमी होती है और इसमें फूल स्मेलिंग करस्ट भरे पड़े होते हैं। 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का जो मिमोनिक है वो हर्निया है। H फॉर हेरिडेटरी फैक्टर, E फॉर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, R फॉर रेशियल फैक्टर, N फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, I फॉर इन्फेक्टिव और A फॉर ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक हो गया? ओके, अब जो इसका यहाँ पर मेन जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वो क्या होती है? सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में यंग्स ऑपरेशन और मॉडिफाइड यंग्स है। ओके, तो जो यंग्स ऑपरेशन होता है, यंग्स ऑपरेशन फुल क्लोयर होता है। क्या होता है? फुल क्लोयर होता है यंग्स ऑपरेशन। लेकिन जो मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन है ये पार्शल क्लोयर होता है। ओके, यानी मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन के अंदर पार्शल क्लोज करती है। ओके, ठीक हो गया? किसको क्लोज करते हैं? नॉस्ट्रल्स को क्लोज करते हैं। बाकी सेम बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला तो ऑपरेशन करेंगे, नंबर 2 नेजल कैविटी को नैरो कर देंगे। अब उसके लिए सब म्यूकोजल इंजेक्शन देती है टेफ्लॉन पेस्ट के। नंबर 2 इंसर्शन करते हैं फैट कार्टिलेज बोन टेफ्लॉन स्ट्रिप्स की। और नंबर 3 लैटरल वाल ऑफ नोज की सेक्शन और मीडियल वाल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको एट्रोफिक रीनाइटिस समझ आ गया होगा। बाकी इसके ट्रीटमेंट के अंदर नेजल इरीगेशन है, रिमूवल ऑफ क्रस्ट है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल में नेजल इरीगेशन, रिमूवल ऑफ क्रस्ट, 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, एंटीबायोटिक्स, एस्ट्राडायोल स्प्रे, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब सेकेंडरी की क्या वजूहत होती है? सेकेंडरी की वजूहत में साइफिलस, ल्यूपस, लेप्रोसी और राइनोसेक्लोरोमा है। सारी क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस कंडीशन होती है। ओके, और आपको बताया था कि एट्रोफिक रीनाइटिस का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो सीका और कैजियोजा होता है। सीका
क्या होता है, करस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ है, लेकिन ये उन पेशेंट में होगा जो कि हॉट, ड्राई, डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल बेकर, आयरन, गोल्ड स्मिथ वगैरह। नंबर 2, ये एंटीरियर 1/3 पे होगा, मेनली नेजल सेप्टम पे। और नंबर 3, यहाँ पे फुल स्मेलिंग करस्ट नहीं होगे, सिंपल करस्ट होगे, फुल स्मेलिंग नहीं होगे। जबकि कैजियोजा के अंदर क्या होगा, कैजियोजा में पुरुलेंट डिस्चार्ज होती है, चीज़ी मटीरियल होता है। ठीक हो गया, चीज़ी मटीरियल को आपने याद रख लेना है। बोनी वाल भी डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से आपने इसको मलिग्नेंसी से डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया। अब ये एयर वाले सेक्शन के अंदर आ गया है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर म्यूकोजा। ओके, बहुत सारे टाइप्स का होता है, यहाँ पे ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया पूछा हुआ है। तो ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो पेनफुल ओटोरिया नहीं होता, बाकी मल्टीपल परफोरेशंस होती है। ओके, यहाँ पे पेन नहीं होता, पेन लेस होता है। ओके, ग्रैनुलेशन भी होती है, पेल ग्रैनुलेशन होती है, फुल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज होता है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ मिडल ईयर है, ओके, तो ये पल्मोनरी टीबी की सेकेंडरी फॉर्म होती है। जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर में पहुंच जाता है थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। अब इस केस में जो ओटोरिया होगा, डिस्चार्ज होगी, वो पेनलेस होती है। ओके, पेन नहीं होता। दैट इज़ वाई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग से ट्रीट सही तरह नहीं हो पाता। ओके, पेशेंट में ट्यूबरकल इन्फेक्शन होता है, मल्टीपल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत सारा होता है, बोन की नेक्रोसिस होती है, और प्री आरिकुलर लिम्फ नोड की लार्जमेंट होती है। ओके, तो ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया सेकेंडरी टू द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक हो गया, इन्फेक्शन मिडल ईयर तक पहुंचा है थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, ठीक हो गया, बच्चों में होता है, यंग अडल्ट में होता है। ट्यूबरकल्स सब म्यूकोजल लेयर में होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, पेनलेस एयर डिस्चार्ज, आपने इसको रट्टा मारना है। ओके, डिस्चार्ज फुल स्मेलिंग होती है लेकिन पेनलेस होती है, परफोरेशंस होती है, मल्टीपल परफोरेशंस है, क्लासिकल साइनस का। इसके बाद हेयरिंग लॉस होती है, सीवियर हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव भी हो सकता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, और लास्ट में फेशियल पैरालिसिस होती है। ओके, ग्रैनुलेशन टिश्यू भी होता है इसके अंदर। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देगी। लोकल ट्रीटमेंट के अंदर टॉयलेट एयर ओरल टॉयलेट है, सेकेंडरी पायोजेनिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, और मास्टॉइड सर्जरी वगैरह करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइडनिंग ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज कॉल्ड। ओके, अभी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए एयर सर्जरी के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो उसको क्या करना, वाइड कर देना कार्टिलेजिनस पार्ट को। आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, तो उसको वाइड करना। दिस इज कॉल्ड मिएटोप्लास्टी। ठीक हो गया। ओके, अब मिएटोप्लास्टी होता क्या है, मिएटोप्लास्टी एक ऑपरेटिव टेक्निक है जिससे हम लैटरल 1/3 या कार्टिलेजिनस पार्ट को वाइडन करेंगे, किसके, एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल के। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद ओटोप्लास्टी है। ओटोप्लास्टी ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर आप क्या करते हैं। ओके, यानी मिएटोप्लास्टी दोबारा बता देता हूँ, मिएटोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जिसमें मिएटस को वाइड कर देते हैं, क्रिसेंट ऑफ कोनकल कार्टिलेज, यानी जिसको क्रिसेंट पार्ट होता है कोनका का, उस कार्टिलेज को रिमूव कर देते हैं। अब आप इसको करते हो केनाल वाल डाउन प्रोसीजर के अंदर। ओके, यानी केनाल वाल डाउन प्रोसीजर किन कंडीशन में करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल और रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, ताकि आप मिड मास्टोइड कैविटी में एंटर हो सके। इसके अलावा ये आइसोलेटेड ऑपरेशन भी होता है इन अ सैगिंग ओरिकल। ओके, जो सैगिंग ओरिकल होता है एयर केनाल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है, वैक्स की रिटेंशन होती है। तो मिएटोप्लास्टी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कॉन्कल कार्टिलेज का जो क्रिसेंटिक वाला पार्ट है उसको रिमूव करते हैं ताकि मिएटस को वाइडन कर सके। इसको केनाल वाल डाउन ऑपरेशन के साथ मिला के करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी या रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, ताकि मास्टोइड कैविटी में हम आसानी से दाखिल हो सके। ओके, ताकि हम इसको इंस्पेक्ट कर सके, क्लीन कर सके, या इसको सैगिंग ओरिकल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ओटोप्लास्टी। ओके, ओटोप्लास्टी ये वो प्रोसीजर है जिसमें एयर के साइज, पोजीशन, शेप को चेंज करते हैं। मेनिंजोप्लास्टी इंपॉर्टेंट है, ये वो ऑपरेशन है जिसमें रिकॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ओके, ठीक हो गया। मेनिंजोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन है उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता होता है। दिस इज कॉल्ड मेनिंजोप्लास्टी, यानी जो पार्ट्स टेंसर की परफोरेशन है उसको क्लोज करते हैं, रिपेयर करते हैं। जबकि टिम्पैनोप्लास्टी की है, ये वो सर्जिकल टेक्निक है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट को ट्रीट करते हैं। ओके, यानी पहले मिडल ईयर में डिजीज़ को रिमूव करेंगे और हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर देंगे। ओके, विद एंड विदाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर ओसिकुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन होती है
या तो आप सिंपल ओसिकल्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे या फिर ओसिकुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन के साथ मेरिंजोप्लास्टी भी करेंगे। इन शॉर्ट मिडल ईयर से डिजीज़ को निकालना और हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना। इसके बाद मेरिंजोप्लास्टी के बाद टिम्पैनोप्लास्टी है। ओके, ठीक हो गया, यानी टिम्पैनोप्लास्टी आपको मैंने बता दिया है। कभी कभार टिम्पैनोप्लास्टी विद मास्टोइडेक्टमी, इसका मतलब है कि मास्टोइड और मिडल ईयर कैविटी से डिजीज़ को रिमूव करेंगे और हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे विद एंड विदाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग। ओके, यानी आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन को क्लोज करोगे या नहीं करोगे। इसके बाद है कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी, जिसको सिंपल या शॉर्ट्स ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर एक्सेंट्रेशन करोगे, यानी जो मास्टोइड एयर सेल है, ओके, उसकी आप एक्सेंट्रेशन करोगे, लेकिन पोस्टीरियर मीडिएटल वाल को बचा लोगे। इसके बाद रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है। रेडिकल मास्टोइडेक्टमी में मिडल ईयर के डिजीज़ को और मास्टोइड के डिजीज़ को रिमूव करेंगे, जिसमें फाइनली मास्टोइड को, मिडल ईयर को और एटिक को, एंट्रम को एक्सटीरियराइज करते हैं, उनको बाहर से जोड़ देते हैं एक्सटर्नल ईयर से, और पोस्टीरियर मीडिएटल वाल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी रेडिकल के अंदर पोस्टीरियर मीडिएटल वाल को रिमूव कर देते हैं, लेकिन कॉर्टिकल के अंदर पोस्टीरियर मीडिएटल वाल को प्रिजर्व कर देते हैं। बाकी जो रेमिनेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, ओसिकल्स के, ओके, मीरियस को, इंकस को, कोडा टिम्पनाई को, म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग को, इन सबको रिमूव कर देंगे और ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब को बंद कर देंगे। लेकिन जो बाद वाले काम है, अगर आप इसको मॉडिफाई कर दो तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी। ओके, उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है MCQ 320 वाला, स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल लीड्स टू द कफ ड्यू टू विच नर्व। ओके, अब यहाँ पे आपको सेंसरी इनर्वेशन का पता होना चाहिए एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल का। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट होते हैं, ओरिकल पिन्ना, एक्सटर्नल कॉस्टिक या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ड्रम हेड। ओके, तो इनकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो इंटीरियर वाल है और रूफ है RA, तो उसको सप्लाई करने वाली यानी AR है तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर वाल और फ्लोर को सप्लाई करने वाली ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है, जबकि जो पोस्टीरियर वाल होती है ऑडिटरी कैनाल की, वहाँ पर फेशियल नर्व के ब्रांचेस के फाइबर आते हैं थ्रू द ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और इसको बोलते हैं हिट्सबर्गर साइन। ठीक हो गया। ओके, यानी जो कफ होती है वो वेगस नर्व की वजह से होती है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। ओके, जिसको आर्नोल्ट नर्व कहते हैं। आर्नोल्ट नर्व और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इसने पोस्टीरियर वाल और फ्लोर को सप्लाई करना होता है एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल के। ओके, क्योंकि वेगस लैरिंग्स को भी सप्लाई करती है, दैट इज़ वाई कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। 65 ईयर ओल्ड पर्सन, अब 65 है, 70 से ऊपर या 60 से ऊपर जो हेयरिंग लॉस होता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल है। ओके, तो वह किससे सफ़र करता है, तो वह किससे सफ़र करेगा, प्रेसबाइकोसिस से सफ़र करेगा। ओके, अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, नंबर 1 ओल्ड एज है, नंबर 2 हेयरिंग लॉस है, नंबर 3 प्रिजर्व्ड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है। अब प्रेसबाइकोसिस का मतलब क्या होता है, प्रेसबाइकोसिस का मतलब है एल्डरली पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, उसमें सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, बायलैटरल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करता है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है। ओके, यानी मुश्किल होती है, और सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। अब प्रेसबाइकोसिस की 4 पैथोलॉजिकल टाइप है, सेंसरी, न्यूरल। ओके, ठीक हो गया, सेंसरी, न्यूरल, इसके अलावा कुछ और होती है मेटाबॉलिक, जिसको स्ट्रायल भी कहते हैं और मैकेनिकल भी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो प्रेसबाइकोसिस क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है विद फिजियोलॉजिकल एजिंग है, 65 के ऊपर अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाता है। 4 टाइप्स होती है। नंबर 1 सेंसरी है, सेंसरी के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की डीजेनरेशन होती है। ये बेजल कॉइल से स्टार्ट होता है, यानी बेस से स्टार्ट होगा, एपेक्स की तरफ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसमें गुड होता है। ओके, दोबारा बता देता हूँ, बेजल से स्टार्ट होकर एपेक्स की तरफ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होती है, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन प्रिजर्व रहती है। न्यूरल प्रेसबाइकोसिस के अंदर स्पाइरल गैंग्लिया की डीजनरेशन होती है। ओके, स्पाइरल गैंग्लिया की डीजनरेशन होती है, ये भी बेस से स्टार्ट होता है, एपेक्स की तरफ जाता है। ओके, लेकिन इसमें हायर ऑडिटरी पाथवे के न्यूरॉन भी इफेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होगा, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी पुअर होती है। ओके, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। दोबारा बता देता हूँ, कोक्लिया के अंदर जो गैंग्लिया होता है, स्पाइरल गैंग्लिया, और इसके अलावा सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे, इनके न्यूरॉन मर जाते हैं। बेजल से स्टार्ट होने के बाद एपेक्स में जाती है। ओके, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होती है। मेटाबॉलिक या स्ट्रायल, इसके अंदर स्ट्राया वेस्कुलरिस की एट्रोफी होती है, जो कि तमाम ट्रंस के अंदर होती है। ओके, ठीक हो गया, यानी बेस से लेकर एपेक्स के अंदर सब में
होती है, 2.5 जो टर्न्स होती है। ओके, ऑडियोग्राम तो फ्लैट आता है, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है इसमें, पुअर होती है। ओके, इसके बाद मैकेनिकल या कॉक्लियर डेफनेस है। ओके, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन की स्टिफनिंग होती है। जब बेसिलर मेम्ब्रेन स्टिफ हो जाएगा तो इसकी मूवमेंट ख़राब हो जाएगी, किसकी, बेसिलर मेम्ब्रेन की। तो जो ऑडियोग्राम होगा वो स्लोपिंग टाइप होगा। ओके, जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है हियरिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन क्वाइट सराउंडिंग के अंदर अच्छे से सुन सकते हैं। इसके अलावा वो कभी कभार कंप्लेन करती है कि स्पीच काफ़ी ज़्यादा सुनी जा रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। तो रिक्रूटमेंट फिनोमिना पॉजिटिव होता है और साउंड्स इनटॉलरेबल होती है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। इसके अलावा टीनाइटस वगैरह भी हो सकता है। उसको ट्रीट करने के लिए हियरिंग एड इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक हो गया। स्मोकिंग वगैरह को आपने कम कर देना, टी और कॉफ़ी को भी कम कर देना क्योंकि टीनाइटस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, एमसीक्यू हमारा कौन सा है, फीचर्स ऑफ उशर सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब उशर सिंड्रोम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हेयरिंग लॉस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, तो उशर सिंड्रोम में कौन सी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। ओके, तो उशर सिंड्रोम में क्या होगा, इसको आपने याद रखना अच्छे से, ये टेबल में से लिया हुआ है। ओके, ठीक हो गया। तो उशर सिंड्रोम में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ओके, हेयरिंग डेफिसिट होता है, हेयरिंग लॉस होता है, वो भी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, लेकिन मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमा वगैरह नहीं होता। ओके, बाकी उशर सिंड्रोम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आई थिंक हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ट्यूबोटिम्पैनिक CSOM एक्सेप्ट। तो जो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक हो गया, उसमें होगा क्या, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होती है और डिस्चार्ज देखने को मिलती है, 12 हफ्तों से ज़्यादा का होता है। अब जो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ये डिस्चार्ज होगी, परमानेंट परफोरेशन होती है, यानी परफोरेशन जब परमानेंट होती है जब इसके एजेस स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होते हैं और वो हील नहीं होते स्पॉन्टेनियसली। जो परमानेंट परफोरेशंस होती है उनको आप रिजेंबल कर सकते हैं टू एपिथेलियल लाइंड फिस्टुलस ट्रैक। ओके, ठीक हो गया। दो टाइप का होता है, ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकॉन्ट्रल। ट्यूबोटिम्पैनिक को सेफ या बिनाइन कहते हैं, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करेगा जिसमें यूस्टेशियन ट्यूब मेसोटिम्पैनम आ जाती है, सेंट्रल परफोरेशन होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। डिस्चार्ज की बात करते तो डिस्चार्ज में प्रोफ्यूज होता है, म्यूकाइड होता है, ओके, ऑर्डरलेस होता है, परफोरेशन सेंट्रल होती है। ओके, इसको आपने किस तरह से याद रखना है, CPCG। ओके, C से कोलिस्टीटोटोमा इसमें नहीं होगा, P से परफोरेशन इसमें नहीं होगी, पोलिप इसमें पेल होगा, और CG से कॉम्प्लिकेशन और ग्रेनुलेशन इसमें नहीं होती। और ऑडियोग्राम में माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव डेफनेस होती है, ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो चीज़ नहीं होगी वो पेन है। जो एक्सट्रीम पेन होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है, वो आपको एटिको एंट्रल में देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोफ्यूज म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होती है, फुल स्मेलिंग नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है, हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, उसमें कंडक्टिव या मिक्स भी हो सकता है। ओके, अगर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है तो ये टॉक्सिक डेफनेस को बताएगा। ओके, कभी कभार पेशेंट में पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ये होता है कि जब डिस्चार्ज होती है तो तब सुनाई सही देता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइनेस, क्योंकि जो राउंड विंडो है वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि डिस्चार्ज की वजह से होता है। उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फेस डिफरेंशियल होता है। ओके, ठीक हो गया। तो आपने किस चीज़ को याद रखना है, शील्डिंग इफेक्ट को आपने याद रखना होता है, जो किस कंडीशन के अंदर होगा, जो होगा हमारा किस कंडीशन में होगा, ट्यूबोटिम्पैनिक में होगा। तो एयर डिस्चार्ज नॉन ऑफेंसिव, ऑर्डरलेस, म्यूकाइड, म्यूकोपुरुलेंट होती है, कांस्टेंट या इंटरमिटेंट होती है। ओके, हेयरिंग लॉस की बात करते हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, कभी कभार पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है, यानी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो पेशेंट से ज़्यादा अच्छे से सुनता है, क्योंकि जब डिस्चार्ज होती है तो वो फेस डिफरेंशियल को मेंटेन करती है। जब ड्राई ईयर होता है तो जो साउंड वेव है ओवल और राउंड विंडो को साइमल्टेनियसली हिट करती है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो सही से सुन पाता है। परफोरेशन की बात करते हैं, सेंट्रल परफोरेशन होती है। मिडल ईयर म्यूकोसा की बात करते हैं तो वो पेल, पिंक, मॉइस्ट वगैरह होता है। ओके, ठीक हो गया। ऑडियोग्राम की बात करते हैं तो ऑडियोग्राम में क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, लेकिन कभी कभार सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होगा। एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ एयर डिस्चार्ज, मास्टॉइड एक्सरे और सिटी स्कैन टेम्पोरल बोन, ये भी चीज़ें करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ओरल टॉयलेट, एयर ड्रॉप, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, प्रिकॉशंस। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, जिसमें मेरिंजोप्लास्टी विद और विदाउट ओसिकुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। ओके, ठीक हो गया।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको सही तरह समझ आ गया होगा। पेन इसमें नहीं होती, ओके, लेकिन अगर ये पेन अगर हो रही है तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से होता है, नॉट ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया। ओके, तो पेन इसमें रिलेटिवली इतनी खास इसमें नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर कंडीशन। ओके, ठीक हो गया। बाकी पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोलॉजी में परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा, मिडल ईयर म्यूकोजा, पॉलिप, ओसिकुलर चेन, टिम्पैनोसक्लोरोसिस और फाइब्रोसिस, एडहीजन वगैरह आ जाते हैं। इसमें एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म सारे आ जाएगा। और अगर ओसिकल्स को इन्वॉल्व करता है तो ये कौन सी ओसिकल को इन्वॉल्व करेगा, तो वो होगा लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस। इसको याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्लेसमेंट लोकेशन ऑफ ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। ओके, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट के लिए क्या पोजीशन होती है? स्केलेट इम्प्लाई के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, लेकिन रिसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल तो ये स्पेसिफिक किसके लिए है? ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट के लिए है। ओके, अब जो इम्प्लांट होता है या जो हेयरिंग एड्स होते हैं, ओके, यानी जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वो दो टाइप की डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंटल और ट्रेनिंग। इंस्ट्रूमेंटल दो टाइप का होता है, हेयरिंग एड और इम्प्लांट। इम्प्लांट भी दो टाइप का होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। हमारा मेन फोकस होगा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट के ऊपर। जो कॉक्लियर इम्प्लांट था वो किस जगह पे करते थे? वो हम करते थे स्कैला टिम्पैनी पे करते थे, ठीक हो गया। लेकिन जो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट है ये कहाँ पे करते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल में जाके करते हैं। अब ये इम्प्लांट है ये कॉक्लियर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा जब हम डायरेक्टली प्लांट करेंगे लैटरल रिसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। ओके, ठीक हो गया। ऐसा इम्प्लांट हम उस वक्त भी कर सकते हैं जब वेस्टिबुलर श्वानोमा के अंदर 8वीं क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। कॉक्लियर इम्प्लांट किसी काम के नहीं होते इस केस के अंदर। ओके, अगर यूनिलैटरल अकॉस्टिक न्यूरोमा है तो आपको ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्ट्रालैटरल एयर से हेयरिंग आ रही होती है। लेकिन अगर बायलैटरल अकॉस्टिक न्यूरोमा है, फॉर एग्जांपल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के अंदर, ओके, NF2 वगैरह के अंदर, तो रिहैबिलिटेशन हो सकती है ABI से। अब ब्रेन स्टेम इम्प्लांट को न्यूक्लियस मल्टी चैनल कॉक्लियर इम्प्लांट को रिजेंबल करता होता है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी इलेक्ट्रोड है वो अटैच होता है डेक्रोन मैश से, जो कि ब्रेन स्टेम के ऊपर अटैच करते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 2 है, इसके अंदर यूज़ करते हैं बायलैटरल वगैरह। इसके बाद कार्डवल लक्स व्यू, कार्डवल व्यू इज़ यूज्ड फॉर। ओके, अब कार्डवल व्यू किस कंडीशन के लिए हम करते हैं? तो वो फ्रंटल साइनस के अंदर करते हैं। जो कार्डवल व्यू है उसको ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू कहते हैं, और एक होता है ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू को हम बोलते हैं वाटर्स व्यू। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि MCQ आया था कि ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू और PNS इसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वाटर व्यू। ओके, ठीक हो गया। तो ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू के बाद हमने पढ़ना है ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू, जिसको कार्डवल व्यू कहते हैं। ये वो रेडियोग्राफिक व्यू है जिसके अंदर एक्सरे प्लेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पे रखते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्बिटोमिएटल लाइन। ठीक हो गया। तो पहला वाटर व्यू हो गया, दूसरा कार्डवल व्यू हो गया, फिर इसके बाद लैटरल व्यू हो गया, और इसके बाद सबमेंटो वर्टिकल या बेजल व्यू हो गया, और इसके अलावा ओब्लिक व्यू हो गया। वाटर व्यू को ऑक्सीपिटल मेंटल व्यू या फिर नोस चिन पोजीशन वगैरह भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो नोस और जो चिन है वो फिल्म को टच करते हैं, जबकि एक्सरे बीम पीछे से आ रही होती है, और माउथ को ओपन करते हैं क्योंकि सफिनाइड साइनस को भी दिखा देता है। ओके, जबकि कार्डवल व्यू को ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू या नोस फोरहेड व्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें नोस और फोरहेड को टच करते हैं। 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल होता है, जबकि उसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल आपने याद रखना है। लैटरल व्यू है, आपको पता है आगे सबमेंटो वर्टिकल व्यू, बेजल व्यू और ओब्लिक व्यू वगैरह होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकियोस्टमी इंडिकेशन इज। ट्रैकियोस्टमी की इंडिकेशन कौन सी होती है? ओके, फॉरेन बॉडी जो कि एयरवे को ब्लॉक कर रही है। अब आपने ये याद रखना है कि जो ट्रैकियोस्टमी है, ट्रैकियोस्टमी का मतलब है कि ट्रैकिया की एंटीरियर वाल में सुराख करते हैं, फिर इसको स्टोमा के जरिए जोड़ देते हैं ओपनिंग को, तो उसको बोलते हैं ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी की 5 टाइप होती है: इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी, इलेक्टिव या ट्रैंकुल ट्रैकियोस्टमी, परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, परक्यूटेनियस डायलिटेशनल ट्रैकियोस्टमी, मिनी ट्रैकियोस्टमी, जिसको क्रिकोथायरॉइडेक्टमी कहते हैं। 3 इंडिकेशन है। नंबर 1 रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 2 रिटेन्ड सिक्रेशन, और नंबर 3 रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी। ओके, अब रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी यानी सांस नहीं आ पा रहा, तो ये कौन कौन सी कंडीशन है? फॉर एग्जांपल
एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिसिस, एटिलैक्टिसिस है, यानी COPD वगैरह के अंदर करते हैं। रिटेन्ड सिक्रेशन है, सिक्रेशन रिटेन हो गई है, या तो बंदा कफ नहीं कर सकता, या पेनफुल कफ है, या फ्रेंजियल सिक्रेशन को एक्सपायर कर गया है। कफ क्यों नहीं कर सका, कोमे में चला गया है, या रिस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस है, या स्पाज्म है। ओके, जबकि रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉजेज है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, नियोप्लाज्म, फॉरेन बॉडी ऑफ लैरिंग्स, एडीमा ऑफ लैरिंग्स, बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस जिसको रिकरेंट लैरिंजियल पाल्सी बोलते हैं, और कॉन्जेनिटल एनॉमलीज है, फॉर एग्जांपल लैरिंजोमलेशिया, लैरिंजियल वेबसिस, ट्रैकियोफेगल फिस्टुला, बायलैटरल क्वानलेट्रेजिया। ओके, ठीक हो गया। तो ये सारी इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है। अब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन यानी लैरेंजियल, सुप्रा लैरेंजियल या ट्रैकियल कॉजेज है जो कि स्ट्राइडर करवाते हैं। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेट लंग सिंड्रोम होता है। दोबारा कोई व्यू आ गया है, वाटर व्यू इज़ यूज टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन ऑफ। तो आपको बताया था कि जो वाटर व्यू है ये मैक्सिलरी साइनस के लिए करते हैं, फ्रंटल के लिए ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू जिसको नोज फोरहेड व्यू भी कहते हैं, जबकि इसको नोज चिन व्यू भी कहते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ओके, रेस पीछे से आ रही होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैक्सिलरी साइनस को अच्छे तरीके से देखने के लिए हम ये करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। मैक्सिलरी साइनस के अलावा सबसे अच्छे से मैक्सिलरी साइनस नज़र आती है, लेकिन फ्रंटल भी देख सकते हैं, स्फिनॉइड भी देख सकते हैं अगर मुंह खुला हुआ होगा। जाइगोमा को भी देख सकते हैं। जाइगोमा का जो फ्रैक्चर है वो ट्राइपॉड होता है, और ट्राइपॉड पोजीशन को याद रख लेना, वो एपिग्लोटाइटस के अंदर होती है। ओके, जाइगोमेटिक आर्च, नेजल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक हो गया। ओके, जबकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है किसके अंदर, कार्डवल व्यू के अंदर, तो फ्रंटल साइनस है, सबसे अच्छी फ्रंटल साइनस नजर आती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नेजल मीएसिस। अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये नोज़ वाला सेक्शन है। नोज़ वाले सेक्शन के अंदर जो मिसलिनियस डिसऑर्डर होती है। अब मिसलिनियस डिसऑर्डर में ये ऐसे डिसऑर्डर हैं जिन्होंने यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज करानी है चाइल्ड के अंदर। तो पहला राइनोलिथ है, नंबर 2 फॉरेन बॉडी है, नंबर 3 नेजल डिफ्थीरिया है, नंबर 4 नेजल मीएसिस है, नंबर 5 साइनोसाइटस है। एक्यूट या क्रॉनिक यूनिलैटरल साइनोसाइटस होता है। ठीक हो गया। अब नेजल मीएसिस का मतलब है मैगट्स इन द नोज। मैगट्स लार्वल फॉर्म होती है, नोज को, नेजोफेरिंग्स को, पैरानेजल साइनसिस को इन्फेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है इनके म्यूकोसा की। जो फ्लाइज होती है स्पेसिफिकली क्रायोसोमिया। ओके, तो क्रायोसोमिया अट्रैक्ट होती है कहाँ से, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज से, जो कि एट्रोफिक रिनाइटस की वजह से, साइफिलस की वजह से होता है, या लेप्रोसी की वजह से होता है, तो अंडे देती है। फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली ये उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, इरिटेशन करवाती है, स्नीजिंग, लैक्रीमेशन, हेडेक करवाती है, थिन ब्लड स्टेन डिस्चार्ज निकलता है नॉस्ट्रल से। ओके, आईलिड्स, लिप्स पफी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। एपिस्टेक्सिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज होती है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन होती है, फिस्टूला वगैरह हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू मेनिंजाइटिस। ओके, ठीक हो गया। तो क्या होगा, ये वेजोमोटर रिनाइटिस के अंदर नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। बाकी सब चीज़ें इसमें होती है, लाइक इंटेंस नेजल इरिगेशन और इरिटेशन होती है, स्नीजिंग, लैक्रीमेशन, ये चीज़ें होती है। मेनिंजाइटिस की वजह से डेथ भी हो सकती है, और क्लोरोफॉर्म वाटर यूज़ करते हैं उनको मारने के लिए। ठीक हो गया। या फोर्सेप्स से उसको पकड़ के निकाल देती है। इसके बाद नेक्स्ट है 311। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ परफोरेशन ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। ओके, जो नेजल सेप्टम है उसकी जो परफोरेशंस करवाने वाला कौन सा नहीं होता। ओके, अब जो परफोरेशंस होती है ये नेजल सेप्टम वाले चैप्टर में से है, जिसमें डीएनएस भी है। ओके, तो जो क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ल्यूपस, टीबी और लेप्रोसी, टीएलएल या लेप्रोसी, ल्यूप और टीबी का तो पता है कि एक ही ग्रुप में होती है, ल्यूपस को भी रट्टा मार लो, तो ये कार्टिलेजिनस पार्ट की परफोरेशन कराती है, लेकिन साइफिलस बोनी पार्ट की परफोरेशन करवाता है। ओके, ठीक हो गया। जबकि वेजिनल ग्रैनुलोमा ये पूरे सेप्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि सेप्टल एब्सेस, नेजल मीएसिस, राइनोलिथ या फॉरेन बॉडी या किसी स्पेसिफिक पार्ट को डिस्ट्रॉय करती है। तो बोनी पार्ट के लिए साइफिलस और कार्टिलेजिनस पार्ट के लिए हमारा टीबी, लेप्रोसी और ल्यूपस। ओके, इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ नेजल फॉरेन बॉडी। तो नेजल फॉरेन बॉडी की वजह से डीएनएस नहीं हो सकता। ओके, तो नेजल फॉरेन बॉडी यह किस चैप्टर में है, ये मिसलिनियस वाले में है। मैंने आपको कहा था कि यूनिलैटरल ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज बच्चों में है, तो पहला काज फॉरेन बॉडी आपने निकालना है। नंबर 2 राइनोलिथ, नंबर 3 आपने याद रखना है नेजल डिफ्थीरिया, नंबर 4 नेजल मीएसिस, और नंबर 5 यूनिलैटरल एक्यूट या क्रॉनिक साइनोसाइटस। ओके, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, तो
तो कौन सा फीचर नहीं होता, तो डीएनएस वगैरह नहीं होता। अब वेस्टिबुलाइटिस भी हो सकता है, ओके, एपिस्टैक्सिस भी होते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, लेकिन डीएनएस वगैरह इसमें नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें वगैरह आ गई है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं फोर्सेप्स से। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो नेजल इन्फेक्शन हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, राइनोलिथ फॉर्मेशन हो सकती है, या ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में पहुँच सकता है। नेक्स्ट है एथमॉइडल बुला आर सीन इन। तो एथमॉइडल बुला कहाँ पे होती है, मिडल एथमॉइड हेयर सेल्स में होते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब मिडल एथमॉइडल ये आपने कहाँ पे पढ़ना है, ये आपने पैरानेजल साइनसिस की एनाटमी के अंदर पढ़ना है, ओके, ठीक हो गया। यानी ये मिडल जो हमारे सेल्स होते हैं, मिडल एथमॉइड सेल है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते होते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, ये एथमॉइड बुल्ला वगैरह, ओके। तो एथमॉइड साइनस को एथमॉइड ईयर सेल भी कहते हैं। थिन वाल्ड ईयर कैविटीज़ होती है इन द लैटरल मैसेज ऑफ एथमॉइड बोन, ओके। क्लिनिकली हम इसको बेजल लैमिना को यूज़ करते हुए दो में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल। एंटीरियर वाले मिडिल मीएटस के अंदर और पोस्टीरियर एथमॉइडल वाले सुपीरियर मीएटस के अंदर ओपन होते हैं, ओके। जो रूफ होती है एथमॉइड की, ओके, वो बनती होती है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन से, ठीक हो गया। और वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको फोविया एथमॉइडेलिस वगैरह कहते हैं, ओके, ठीक हो गया, फोविया एथमॉइडेलिस। और आपने इसको भी याद कर लेना है, बुल्ला एथमॉइडेलिस, ठीक हो गया, ये आपके काम आ जाएगा। तो बुल्ला एथमॉइडल बुल्ला, एथमॉइडल बुल्ला कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिडल एथमॉइडल हेयर सेल्स में देखने को मिलती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ नेजल फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट। तो नेजल फॉरेन बॉडी अभी हमने सारा पढ़ा था नेजल फॉरेन बॉडी के बारे में। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, मिसलेनियस चैप्टर से लिया गया है, ओके। तो जो एफ बी है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ओके, लाइक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, ठीक हो गया। तो क्या नहीं हो सकता, फुल स्पेलिंग डिस्चार्ज होती है, एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, लेकिन सेप्टल परफोरेशन नहीं होती, ठीक हो गया, ओके। यानी क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज होता है, फुल स्मेलिंग होता है, ब्लड स्ट्रेन होता है। तो सबसे पहले आपने इसी को निकालना होता है। रेडियोग्राफ करोगे तो रेडियोग्राफ में ओपैक वगैरह होता है। राइनोलिथ का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन इन द नेजल कैविटी, ओके। जो राइनोलिथ होता है ये एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी या ब्लड क्लॉट या सिक्रीशन के अराउंड न्यूक्लिएशन होती है, ओके, ठीक हो गया। उनके सेंटर के अराउंड ग्रो करना शुरू हो जाता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। फाइनली लार्ज इरेगुलर मैस होगा जो कि नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देगा। ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज है, ब्लड स्टेन भी होती है, फ्रैंक एपिस्टैक्सिस है, न्यूरोलॉजिकल पेन भी होता है। एग्जामिनेशन के अंदर ग्रीनिश ब्लैक मास होगा, स्टोनी हार्ड फील आपको देखने को मिलेगा, और ग्रैनुलेशन होती है। रिमूव करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, ओके, ठीक है। और कभी कभार लैटरल राइनोटमी वगैरह भी करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंट्राथीकल फ्लोरिसीन विद एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ, ओके। तो इंट्राथीकल फ्लोरिसीन है, थीका, थीका से कुछ याद आ रहा होगा कि वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ओके। और वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ दौड़ रहा होता है। अब ये भी मिसलिनियस डिसऑर्डर से लिया गया है, ओके, ठीक हो गया। तो इंट्राथीकल ये वाली जो टेक्निक होती है ये किसके अंदर करते हैं, सीएसएफ राइनोरिया में करते हैं। अब सीएसएफ राइनोरिया, ओके, ठीक हो गया। तो सीएसएफ राइनोरिया के अंदर ये क्या चीज़ होती है, सीएसएफ राइनोरिया का पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये क्या होता है। सीएसएफ राइनोरिया के अंदर जो सीएसएफ है वो नोज के अंदर लीक आउट कर जाता है, ब्लड से मिक्स्ड होता है कभी कभार, ओके। एटियोलॉजी की बात करते हैं तो ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, न्यूप्लाज्म या कॉन्जेनिटल लीजन्स की वजह से होती है। अब साइड की बात करते हैं, अगर सीएसएफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा है तो वो नोज में पहुंचेगा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के जरिए, या एथमॉइड ईयर सेल्स के रूफ के जरिए, या फ्रंटल साइनस के जरिए। लेकिन जो मिडल क्रेनियल फोसा है वो सफिनॉइड साइनस की वजह से नोज में पहुंचेगा। टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर के अंदर जो सीएसएफ है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो वहाँ पर क्या होगा, सीएसएफ ओटोरिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के लिए आप बीटा 2 ट्रांसफेरिन देखते हैं सीएसएफ के अंदर, इसके जो प्रेजेंस है स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है, ओके। पेरिलिम्फ या एक्वस ह्यूमर ये वाहिद फ्लूइड है जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये वाली प्रोटीन होती है। इसके अलावा बीटा ट्रेस प्रोटीन भी है, ये मेनिंजीज से प्रोड्यूस होती है, इसको भी हम देख सकते हैं, ओके। बाकी जो ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज टेस्ट था, बायोकेमिकल एस्टिमेशन थी, अब ये किसी काम की नहीं है, ओके। अब लोकलाइजेशन के लिए हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन विद एंड विदाउट ग्लोडोनियम, ओके। इसके अलावा एमआरआई कर सकते हैं, इंट्राथीकल फ्लोरिसीन स्टडी है, ओके। तो ये प्री ऑपरेटिवली करते हैं ताकि हम उसकी साइट को डायग्नोस कर सके, ओके, ठीक हो गया। तो इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक हो गया। तो ये किसके अंदर करते हैं, सीएसएफ राइनोरिया वगैरह के अंदर करते हैं।
HRCT ये यूज़फुल टेक्निक है फॉर आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ लीकेज। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी कौन सी होती है? HRCT होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके, जबकि MRI है, MRI के अंदर आपको जो हैवी T2 वेटेज इमेज है तो उससे आपको CSF का थोड़ा पता चल जाएगा कि कितना लीक आउट हुआ है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन जो ये वाला टेस्ट है इंट्राथीकल वाला, ये इन्वेसिव टेस्ट होता है। ओके, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन भी करते हैं, इंट्राथीकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालती है, CT से स्टेनोग्राम वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ है, द आर्टरी विच लीड्स टू ब्लीडिंग इन द वुडरफ एरिया इज। ओके, अभी एपिस्टेक्सिस वाले टॉपिक में से आया हुआ है। ओके, तो वो कौन सी आर्टरी होती है जो कि वुडरफ प्लेक्सिस में ब्लीड आउट होती है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एपिस्टेक्सिस में जो हमारा कहाँ से होती है? ओके, तो जो मोस्टली जो एपिस्टेक्सिस होती है वो लिटल एरिया में होती है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम अबव द वेस्टिब्यूल। यहाँ पे 4 आर्टरीज होती है, एंटीरो थ्माइडल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सफिनो पैलेटन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, लेकिन पोस्टीरियर थ्माइडल आर्टरी नहीं होती। किसल बैक प्लेक्सस बनता है। ओके, ये जो एरिया है यहाँ पर इंस्पायरेटरी करंट का ड्राइंग इफेक्ट होता है और यहाँ पे फिंगल नेल ट्रॉमा की वजह से एपिस्टेक्सिस हो सकती है। रिट्रोकालुमुलर वेन की वजह से ये वीनस ब्लीडिंग होती है यंग पीपल के अंदर। ओके, जबकि वुडरफ प्लेक्सिस, ओके ठीक है, वुडरफ प्लेक्सिस ये प्लेक्सिस ऑफ वेन है, असल में वुडरफ एरिया नहीं बोलना चाहिए था उनको। ओके ठीक है, ये वो एरिया है जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट पे पड़ा हुआ होता है, हालांकि यहाँ पे वेन्स की वजह से होती है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इसी की वजह से होती है, खासतौर पर अडल्ट में। नेक्स्ट है हमारा 305, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एपिथेलियम ऑफ एडिनॉइड। ओके, अब हमें आना पड़ेगा एडिनॉइड वाले टॉपिक के अंदर। एडिनॉइड को क्या बोलते हैं? एडिनॉइड को नेजोफरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, जबकि सिंपल पैलाटाइन टॉन्सिल को हम टॉन्सिल कहते हैं। ओके ठीक हो गया। तो जो एडिनॉइड है इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है? तो पहली बात आपको एडिनॉइड के लोकेशन का पता होना चाहिए। एडिनॉइड होते किस जगह पे है? एडिनॉइड को नेजोफरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं, रूफ और पोस्टीरियर वाल ऑफ नेजोफेरिंक्स के जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। वर्टिकल रिजेस होती है लिम्फॉइड टिश्यू की, जिनको सेपरेट करने के लिए क्लेफ्ट होती है। 3 टाइप की एपिथेलियम होती है, एक तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कलनर एपिथेलियम, नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और नंबर 3 ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिप्ट नहीं होगा, यहाँ पर कोई कैप्सूल नहीं होगा, सिर्फ क्लेफ्ट होती है। एडिनॉइड्स बर्थ के टाइम पे मौजूद होते हैं, 6 साल तक हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन फिर प्यूबर्टी पे आते आते ख़त्म हो जाती है, 20 साल की उम्र तक आते आते ख़त्म हो जाती है। ओके, और इन एडिशन इन रिलेशन टू द सीला टर्शिका, तो 3 टाइप्स की आपको देखने को मिलती है, 3 टाइप्स की निमोटाइजेशन देखने को मिलती है, प्री सेलर, सेलर और पोस्ट सेलर। ठीक हो गया। ओके, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो एसेंडिंग पैलेटिन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, और अगर एडिनॉइड्स बढ़ गए तो उसकी वजह से नेजल सिप्टम होते हैं, ओरल सिप्टम होते हैं, जनरल सिप्टम होता है। नेजल सिप्टम में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिस्चार्ज होता है, वेट बबली नोज होता है, साइनसाइटिस होता है, एपिस्टेक्सिस होता है, वॉइस चेंज होता है। जबकि ओरल सिप्टम में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन हो सकता है। जबकि जनरल सिप्टम में एडिनॉइड फेस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एप्रोसेक्सिया। एडिनॉइड फेसेस के अंदर इलोंगेटेड फेस होता है, डल एक्सप्रेशन होते हैं, ओपन माउथ होता है, प्रोमिनेंट और क्राउडेड अपर टीथ होते हैं, हिच अप अपर लिप होता है, पिंच इन नोज अपीयरेंस होती है। ओके ठीक हो गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप। तो वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है विद पॉलीपेक्टमी। ओके, ये हम करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो पॉलिप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं नेजल पॉलिप। तो एक होता है हमारा एंट्रोक्वानल पॉलिप और दूसरा होता है बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप। ओके, इनका डिफरेंस आपको एग्जाम आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो जो बायलैटरल एंट्रोक्वानल पॉलिप वाले ये बच्चों में कॉमन होती है, लेकिन एथमॉइडल वाले अडल्ट में कॉमन होती है। एंट्रोक्वानल की मोस्टली एटियोलॉजी इन्फेक्शन होती है, बायलैटरल एथमॉइडल की बहुत सारी होती है, लाइक क्रोनिक साइनोसाइटिस, एस्थमा है, एस्पिरिन की वजह से हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है, कार्टिजिनस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, चार्ल्स स्ट्रॉस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, नेजल मास्टोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है। ओके, एंट्रोक्वानल सॉलिटरी होती है, बायलैटरल एथमॉइडल मल्टीपल होती है। लैटरलिटी की बात करते हैं तो एंट्रोक्वानल यूनिलैटरल होती है, एथमॉइडल बायलैटरल होती है। एंट्रोक्वानल मैक्सिलरी साइनस से निकलती है, जबकि एथमॉइडल वाले एथमॉइडल साइनस या इनकिनेट पॉसेस से निकलती है। ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, एंट्रोक्वानल पीछे की तरफ ग्रो करते हैं, एथमॉइडल पॉलिप वाले आगे की तरफ ग्रो करते हैं। एंट्रोक्वानल ट्राइलोबुलर होते हैं, एंट्रल नेजल और क्वानल पार्ट होते हैं। ओके, क्वानल पार्ट क्वाने से प्रोट्रूड कर सकता है, जबकि एथमॉइडल वाले
ग्रेप लाइक होती है। रिकरेंस की बात करते हैं, एथमॉइडल का रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दोनों का ट्रीटमेंट फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाती है, आर ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप। तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं 0-30 और 70 एंगुलेशन पर पोलिपेक्टमी कर सकते हैं, इंट्रानेजल, ट्रांसनेजल और ट्रांस एंट्रल एथमॉइडेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। इनकी डिफरेंट कंडीशंस होती है, कार्ड व लक्स ऑपरेशन ही करते। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ये सर्जरी ऑफ द चॉइस है। पोलिपेक्टमी जब करते हैं जब 1 या 2 पॉलिप है और वो भी पुडेंकुलेटेड होते हैं, उनको स्नेयर से रिमूव कर देते हैं। जबकि मल्टीपल हो और सेसाइल हो तो उनके लिए स्पेशल फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। ओके, जबकि स्नेयर से हम पुडेंकुलेटेड या 1 से 2 निकाल देते हैं। इंट्रानेजल एथमॉइडेक्टमी जब करते हैं जब पॉलिप मल्टीपल होते हैं, सेसाइल होते हैं। ओके, ठीक हो गया, तो उनको हम अनकैप कर देते हैं। एक्स्ट्रा नेजल जब करते हैं जब इनका रिकरेंस होता है इंट्रानेजल ऑपरेशन के बाद। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर इल डिफाइंड होती है, यानी जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी नहीं कर पाती। और ट्रांस एंट्रल जब करते हैं जब इन्फेक्शन और पोलीपॉइडल चेंजेस आपको देखने को मिल रही है, किसके अंदर, मैक्सिलरी एंट्रम के अंदर। इस केस में मैक्सिलरी एंट्रम को ओपन करते हैं कार्ड व लक्स ऑपरेशन से और एथमॉइडल एयर सेल तक पहुंचते हैं थ्रू द मीडियल वॉल ऑफ एंट्रम। ठीक हो गया, उम्मीद है क्या समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आर ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इनलार्ज एडिनॉइड। तो आपको मैंने बताया था कि एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की वजह से 3 टाइप के सिम्टम्स आते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, ठीक हो गया, यानी नेजल सिम्टम आते हैं, ओरल सिम्टम आते हैं। ओके, ठीक हो गया। नेजल और कुछ जनरल सिम्टम होते हैं। नेजल सिम्टम में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और वॉइस चेंज है। इस जबकि ओरल सिम्टम में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का रिकरेंट अटैक है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस मीडिया विद फुयन है। जबकि जनरल सिम्टम में एडिनॉइड फेसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एप्रोसेक्सिया होता है। ओके, तो डेल्टा वाला इसोफेजाइटिस वगैरह इसमें नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एथमॉइडल पॉलिप। तो एथमॉइडल पॉलिप के फीचर्स बताए थे, अडल्ट में होते हैं। ओके, ये सिंगल नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, बायलैटरल होते हैं, एलर्जी की वजह से हो सकती है। ओके, एंट्रोक्वानल पॉलिप पीछे की तरफ ग्रो करता है, डैट इज़ वाई कि एंटीरियर राइनोस्कोपी पे विजिबल नहीं होता, लेकिन पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पर ये स्मूथ ग्रेइश वाइट मैस बनाता है। एथमॉइडल पॉलिप एंटीरियरली ग्रो करते हैं, डैट इज़ वाई एंटीरियर राइनोस्कोपी पर अच्छे से नज़र आते हैं, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे हमें इसी तरह नज़र नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन इवैल्यूएशन ऑफ case of immotile nasal cilia, which of the following investigation could prove useful? ओके, तो NO टेस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, वैसे ये बुक में इतना खास लिखा हुआ नहीं है। ओके, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है कहती है कि ये प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेजिया के अंदर, कार्टिजिनस सिंड्रोम के अंदर कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वेजोमोटर रिनाइटिस। बस ये लास्ट MCQ है। तो जो वेजोमोटर रिनाइटिस है, ठीक है, एक एलर्जिक रिनाइटिस होता है, एक वेजोमोटर रिनाइटिस होता है। तो वो वेजोमोटर रिनाइटिस का मेन क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होती है? तो इसका जो मेन इटियोलॉजी होती है, मेन पैथोजेनेसिस है, वो किसी इमोशनल स्टिमुलस की वजह से होती है। नॉन एलर्जिक रिनाइटिस होता है, ठीक हो गया, जिसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया और स्नीजिंग के आपको सिम्टम देखने को मिलती है। तो सिम्टम क्या हो गए, स्नीजिंग, पैरोक्सिमल स्नीजिंग, एक्सेसिव राइनोरिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और पोस्ट नेजल ड्रिप है। इसका ट्रीटमेंट 2 टाइप का होता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल के अंदर आपने क्या करना है कि वो चीज़ें करनी है जिससे नेजल टर्मिनेट का साइज़ कम हो जाए, फॉर एग्जांपल यंग्स ऑपरेशन और पार्शल और मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। जबकि एक्सेसिव राइनोरिया को ट्रीट करने के लिए वीडियन न्यूरेक्टमी कर सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर को अवॉइड करना, एंटी हिस्टामिन, ओरल नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, टॉपिकल नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, टॉपिकल स्टीरॉइड, सिस्टेमिक स्टीरॉइड और साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिमूव करना है। ओके, ठीक हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि टॉपिकल डिकॉन्जेस्टेंट लेने की वजह से हमें रिनाइटिस हो जाता है, इसको रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं। कभी कभार ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा, रिजर्पिन, ग्वानिडीन, प्रोपेनोलोल वगैरह। या कभी कभार रिनाइटिस और प्रेगनेंसी भी हो सकता है, हरीमो रिनाइटिस भी होता है, इमोशनल रिनाइटिस भी होता है, रिनाइटिस ड्यू टू हाइपोथैलेमस भी होता है, गस्टेटरी रिनाइटिस भी होता है और नॉन एयर फ्लो रिनाइटिस भी होता है। ओके, मैंने कहा था कि लास्ट है, लेकिन ये वेजोमोटर रिनाइटिस का एक और क्वेश्चन भी आ गया है। ओके, ये एलर्जिक नहीं होता। ओके, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिवेशन की वजह से होता है, क्रायोथेरेपी करनी पड़ती है, हाइपरट्रॉफिक रिनाइटिस कर सकता होता है। ओके, तो वेजोमोटर रिनाइटिस की वजह से क्या हो सकता है, नेजल पॉलिप, हाइपरट्रॉफिक रिनाइटिस और साइनसाइटिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक हो गया। ओके, तो आई थिंक इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।